नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार से। बिहार में लगातार जो सियासी हालात हमने देखे हैं, बिहार में लगातार जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है, ऐसे में अब ये बात निकलकर सामने आई है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका देखी जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस किस तरह से बिहार में अपना बड़ा रोल अदा कर रही है। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 16 तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जाहिर सी बात है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें तो बनी हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें अच्छा खासा जगह मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी जगह मिले, 4 मंत्री पद उन्हें दिए जा रहे हैं, खबरें निकल कर सामने आई है। तो जो बिहार में हम विपक्षी पार्टियों का गठबंधन देख रहे हैं, क्या यही गठबंधन 2024 में भी हमें देखने को मिलेगा? क्या जिस तरह से आज बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता देखने को मिली है, ये विपक्ष अगर 2024 में उतरता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या PM मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? और तो और बिहार में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं नई सरकार बनी है, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, इससे बिहार की जनता का क्या माहौल है, क्या देख रही है बिहार की जनता? दरअसल जब पूरी तरह से हमने चीज़ों को एनालाइज किया, देखा, तो बिहार की जनता बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने, जी हाँ, तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी, जो ऐलान किया था, वो ऐलान जो है उन्होंने पूरा कर दिया है। क्योंकि उन्होंने अब धीरे धीरे जो नौकरी निकालने वाली बात है वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। और नीतीश कुमार ने भी, जी हाँ, देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से 15 तारीख यानी कि आज़ादी का दिन, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और जिस तरह 15 तारीख को आज़ादी जो है आज़ादी दिवस सब मना रहे हैं, और नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर बहुत कुछ कहा है। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को वो ज़रूर दिखाएंगे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, और सीधे तौर पर वो भी सुनवाएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार बहुत कुछ जो है वो बिहार की जनता के लिए कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि फ़िलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, या मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, वो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के सामने नई चुनौतियां हैं, तेजस्वी यादव के सामने नई चुनौतियां हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वायदा किया कि वो सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार के नए आयाम खोलेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जनता की, उसको पूरा करके देंगे। और ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव बिहार की जनता का दिल तो जीत ही लेंगे, इसके साथ ही साथ बिहार में युवा के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े फैसले कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, और नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई है, इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि यही विपक्ष है जो 2024 में भी उतरेगा। क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, संकेत हो चुका है। चलिए, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, सबसे पहले तो रिपोर्ट देखिए। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में आपकी? मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है, और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का, सबके मन में ये बात, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, ताकि पुराना जनता पार्टी एक रहे। तो क्या आप चाहेंगे कि सारे विपक्षी आगे सब कुछ करेंगे? आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं, पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो, और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, तो होगा, करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? चंदा वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए।
तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी के मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर है? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जो नया गठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, जो नई सरकार बनी है, इसे देखकर मोदी सरकार परेशान है। इसी वजह से पीएम मोदी को ये कहना पड़ा कि शॉर्टकट का तरीका अच्छा नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि क्या बीजेपी ने शॉर्टकट का तरीका नहीं अपनाया? महाराष्ट्र में जानबूझकर सरकार नहीं गिराई गई? महाराष्ट्र में जानबूझकर क्या विधायक नहीं तोड़े गए? क्या शिवसेना को जानबूझकर अलग बिलग नहीं किया गया? तब भी तो बीजेपी ने शॉर्टकट का तरीका अपनाया था, तब तो सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि वो शॉर्टकट का तरीका ना अपनाएं। दरअसल डर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डर गए हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और खैर जो सपना देख रहे हैं वो शायद पूरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं से पूछा गया, आरजेडी अध्यक्ष से पूछा गया कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये कहा गया कि भाई नीतीश कुमार गलत क्या सपना देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सपना पीएम बनने का नहीं देख सकते? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई पीएम बनने का सपना तो मोदी जी ने भी देखा था, उन्होंने कभी सोचा था, उन्होंने कभी जो है इस बात पर गौर किया था कि सीएम से पीएम तक की जो सफ़र है उनको तय करना पड़ेगा। वो भी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना मोदी जी, लेकिन गुजरात से उठाकर उन्हें पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया किसने? पार्टियों ने ना, बीजेपी ने सहयोग किया, मंत्रियों ने, पुराने मंत्रियों ने सहयोग किया। मोदी जी ने तो सपना नहीं देखा था, हालांकि मोदी जी का तो विरोध कर रहे थे जो है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के काबिल नहीं है, इसी वजह से। लेकिन तमाम उन नेताओं ने जिन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें मैं बात करूं यशवंत सिन्हा थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिन नेताओं ने सपोर्ट किया पीएम मोदी को, मोदी पीएम बनने के लिए, उन्हीं नेताओं को मोदी जी ने किनारा कर दिया। कितनी हैरान करने वाली बात है। या यूँ कहा जाए कि जो उस वक्त मंत्री जिन्होंने सपोर्ट किया था, यशवंत सिन्हा ने तो खुलकर कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि उन्होंने सपोर्ट किया मोदी को पीएम बनने के लिए। अगर नहीं करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ये बात जानते थे कि मोदी पीएम पद नहीं संभाल पाएंगे, देश नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि देश की जो हालत है आज किसी से छुपी नहीं है। लगातार टैक्स पर टैक्स बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रुपये निचला स्तर पर जाता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, और सरकार कहती है सब कुछ ठीक है। हालांकि जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट हो रही है, सरकार डर गई है। इसी वजह से विपक्ष को तोड़ने का काम सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा हथियार, मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार ईडी, एनसीबी है।
और ईडी एनसीबी के जरिए ही तो ये विपक्ष को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद अब दाल नहीं गल पाएगी, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चाहे जितना बीजेपी ईडी बैठा ले, एनसीबी बैठा ले, वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो आय का स्रोत है वो खेती किसानी से, वो लोग मेहनत कश करके कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सरकार तोड़ दिया, वहाँ सरकार तोड़ दिया, ऐसा टैक्स बढ़ा दिया, वैसे टैक्स बढ़ाकर जनता को परेशान करके उनकी जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाला जाए, ज़बरदस्ती जो है टैक्स बढ़ाया जाए। तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ मौजूदा समय के जो हालात हैं, स्थिति हैं, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही हैं कि विपक्ष के मजबूत होने से बीजेपी कितना घबराए हुए है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, नीतीश कुमार की कांग्रेस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी, यानी कि आरजेडी जेडीयू की नज़दीकें जिस तरह से कांग्रेस के साथ बढ़ी है, यानी कि शायद 2024 के लिए जो तैयारी है वो अभी से हो सकती है। अगर बिहार में जो नई सरकार बनी है वो लंबे वक्त तक चल पाती है, तो ये मानकर बैठिए कि 2024 में यही विपक्ष है जो बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल करता नजर आएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां आज मुद्दों पर बात कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां आज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठा रही हैं। और अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि भाई यहाँ पर चोटी, टोपी, लुंगी इसकी बात नहीं होगी, ये बिहार की नई सरकार है, हम यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात करेंगे। और यही मुद्दे हैं जो जनता को विपक्ष से जोड़ेंगे, विपक्ष को जनता से जोड़ेंगे। और ये मुद्दा काम कर गया तो शायद इसका फ़र्क 2024 में ज़रूर दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।